and welcome to Market Pulse by Moneytree. I'm Pratham Gupta and with me today I have Sumit sir. Today we will discuss about market, mindset and mistakes and the importance of investing psychology in mutual fund investing. Welcome sir. सर एज वी नो हम जब इन्वेस्ट करते हैं तो लॉन्ग टर्म में हम सबको पता है कि म्यूचुअल फंड ही सही है. राइट. तो सर मुझे उन मिस्टेक्स के बारे में बताइए जो एक रिटेल निवेशक मेरे जैसा आपके जैसा उसको अवॉइड करनी चाहिए ताकि उसका जो लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन का जो प्लान है वो अच्छे से और बिना मिस्टेक्स के कैसे पूरा कर सकता है. ओके, थैंक यू प्रथम. आई थिंक ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और बहुत अच्छी बात है कि आपने ये टॉपिक उठाया है, क्योंकि टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आपको अपनी वेल्थ क्रिएशन जर्नी में कैसे बिहेव करना चाहिए, राइट, म्यूचुअल फंड के अंदर. तो आई थिंक कुछ मिस्टेक्स हैं जो कि रिटेल निवेशक करते हैं. जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल आप इन्वेस्टमेंट करते हो कि आप सबसे पहले क्या करते हो, सबसे पहले आप वेबसाइट पर जाते हो और रिटर्न देखते हो कि सबसे अच्छे पास्ट 1 ईयर पास्ट 3 ईयर्स के रिटर्न कौन से हैं म्यूचुअल फंड्स के, राइट, और आप उनको बाय कर लेते हो उन म्यूचुअल फंड्स को. प्रॉब्लम ये है उन म्यूचुअल फंड्स के साथ में कि उनका परफॉर्मेंस तो ऑलरेडी आ चुका है, राइट, और आप उनमें फिर इन्वेस्टमेंट करने का देख रहे हो. दिस इज़ नॉट द राइट वे टू चूज़ अ राइट म्यूचुअल फंड फॉर यू, राइट. सबसे पहले आपको ये देखना चाहिए कि आप किस टाइप के इन्वेस्टर हो. किस टाइप के इन्वेस्टर इन द सेंस कि आपका रिस्क प्रोफाइल क्या है, ठीक है. अगर आपको पता लग जाता है कि आपका रिस्क प्रोफाइल जो है वो काफ़ी हाई है, मतलब जब कोविड आया था आज से 5 साल पहले, तो उस समय आपका बिहेवियर क्या था विद इक्विटी, आप उसमें पैनिक क्रिएट कर रहे थे, पैनिक में थे, या आप उस समय और इन्वेस्टमेंट कर रहे थे पैसे को, ठीक है, या आप में आपको कोई ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था. अगर आपको लगता है कि आप वॉलिटिलिटी झेल सकते हो, राइट, तो आपको प्योर इक्विटी इन्वेस्टमेंट में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो. लेकिन अगर आपको लगता है कि आपको थोड़ा सा वॉलिटिलिटी बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए अपने फंड्स में, तो फिर आपको चूज़ करना चाहिए ऐसे फंड जिनमें कि आपको रिस्क भी कम हो और प्रॉफिट थोड़ा बहुत प्लस माइनस हो तो चलेगा. तो आपको इस टाइप के प्रोडक्ट में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए. दूसरा, आपको ये देखना पड़ेगा कि म्यूचुअल फंड में आपको कंपेयर नहीं करना किसी और के म्यूचुअल फंड के रिटर्न से, राइट. सपोज़ आप 2 फ्रेंड हो, राइट, और किसी फ्रेंड का जो इन्वेस्टमेंट है वो काफ़ी अच्छा आ रहा है, आपके पोर्टफोलियो से अच्छा कर रहा है वो, तो आप स्विच कर लो, या फिर आप अपने फंड्स को बोलो कि यार कि ये फंड्स तो ख़राब है मेरे पास जो हैं. आपको ये देखना पड़ेगा कि हो सकता है कि जो आपका फ्रेंड है उसकी नीड कुछ और हो, राइट, और आपकी नीड दूसरी हो. तो आपको जो सजेस्ट किया गया फंड है वो आपकी नीड के अनुसार है, पर आप चूँकि टाइम हो चुका है तो आप उसको सिर्फ रिटर्न जो है उस पर कंपेयर कर रहे हो. हमें कभी भी रिटर्न के बेसिस पे अपना फ़ंड को चूज़ नहीं करना चाहिए, ठीक है. आपकी जो जो चीज़ें हैं जिसके लिए आपने इन्वेस्टमेंट किया है, जो गोल है आपका, जिस चीज़ के लिए आपने इन्वेस्टमेंट किया है, उस चीज़ को आपको स्ट्रिक्ट होना चाहिए. आपको स्विच करने से बचना चाहिए. थर्ड लर्निंग ये है मेरा कि हर साल जो है ना आपको लगे कि यार ये साल ये फंड अच्छा परफॉर्म कर रहा है, नेक्स्ट ईयर ये कर रहा है, थर्ड ईयर वो कर रहा है, तो आप कई रिटेल निवेशक क्या करते हैं कि अपने फ़ंड को स्विच कर लेते हैं. स्विचिंग में प्रॉब्लम क्या होती है कि एक तो जो फंड परफॉर्म कर चुका है तो आप ऑलरेडी उसका परफॉर्मेंस किया हुआ फंड बाय कर रहे हो. इट डज़ नॉट मीन कि वो नेक्स्ट ईयर परफॉर्म करेगा, राइट. जैसे कई लोग इस समय गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं जबकि गोल्ड ऑलरेडी 60% आ चुका है, बढ़ चुका है इस समय. तो इट मीन्स कि आप फ्यूचर का अंडर परफॉर्मेंस बाय कर रहे हो फ्यूचर में, राइट. अगर आप गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो आपको अपना जो स्विचिंग का जो पॉइंट है, बार बार स्विच करते हो आप, उसको रोकना चाहिए. जब आप स्विच करते हो 2 बातें होती हैं कि आप जो अर्न कर रहे हो पैसा उस पर आपको टैक्स देना पड़ेगा, राइट. तो 12.5% आपको गवर्नमेंट को देना पड़ता है वो टैक्स, राइट. तो उस टैक्स को आपको सेव करना चाहिए. आप ये देखो ना कि अगर म्यूचुअल फंड का लॉन्ग टर्म रिटर्न 12% टू 14% है, राइट. अगर आप 12% भी माने कि नेक्स्ट 30 ईयर्स में रिटर्न जो 12% आने वाला है इंडियन इक्विटी में, तो आज आपका अगर 1 रुपी आप सेव करते हो टैक्स में, तो वो 30 साल बाद 30 रुपीज़ है. अगर आप 12% से कंपाउंडिंग करते हो अपने पैसे को, तो आज का 1 रुपी सेव जो है वो 30 ईयर्स के बाद का 30 रुपीज़ है, राइट. तो यू शुड अननेसेसरी जो चर्निंग है वो आपको अवॉइड करना चाहिए. हाँ, अगर आपने कोई फ़ंड है जब आपने अच्छा सोच समझ के इन्वेस्टमेंट किया था लेकिन लास्ट 3-4 ईयर्स का रिटर्न अच्छा नहीं आ रहा है, तो फिर आप उसको स्विच कर सकते हो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे. तो ये सब चीज़ें हैं जिनको कि आपको बेसिकली अवॉइड करना चाहिए. सर आपने ये बात करी कि हमें जब हम स्विच करते हैं तो हमें मिनिमम अमाउंट ऑफ टाइम पहले हमको मॉनिटर करना चाहिए कि हमको कितना समय रखना है रिटर्न्स मॉनिटर करने के लिए. तो Correct. वो एक पीरियड कितना होना चाहिए?
देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल जब आप कोई फ़ंड सेलेक्ट करते हो ना, तो पहले तो काफ़ी होमवर्क करके वो फंड में आपको आना चाहिए। ठीक है, जब सारे आपके जो भी कंडीशंस हैं वो जब मीट आउट होती है किसी फ़ंड के साथ में, तो ही आपको उसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। जब आप एक बार उसमें इन्वेस्टमेंट कर लेते हो तो एटलीस्ट इक्विटी में मिनिमम 2 से 3 साल का तो आप टाइम उसको देना चाहिए उस फंड को परफॉर्म करने का। क्योंकि हम पास्ट में देखते हैं कि कई ऐसे फंड हैं जो कि 2 या 3 साल परफॉर्म नहीं करते, लेकिन जब मार्केट की साइकिल चेंज होती है तो फिर वो फंड जो उनको हमने स्विच किया था वही फंड अच्छे परफॉर्म करने लग जाते हैं। ठीक है, तो बस अगर आप थोड़ा सा ये कंट्रोल कर लें कि आप परफॉर्मेंस को चेंज ना करें तो आपको ये मिस्टेक अवॉइड कर सकते हो। और रही बात आपकी जो क्वेश्चन था आपने पूछा था, उसके लिए बोलना चाहता हूँ कि 2 या 3 साल इज़ मोर देन सफिशिएंट उस फंड को जज करने के लिए। ठीक है। ये तो मिस्टेक्स हैं जो एवरीवन शुड अवॉइड जब वो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं। राइट। हमने देखा है कुछ ऐसे केसेस हमको मार्केट में आए दिन हमारे सामने आते हैं जहाँ पे पीपल हैव मेड एक्सेप्शनल रिटर्न्स म्यूचुअल फंड में। ओके। तो ऐसे कौन से हैक्स हैं जो हमें म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स को उनके जो उनका रिटर्न होता है उसको इंक्रीज करने में हेल्प करते हैं? दिस इज़ वेरी गुड क्वेश्चन। सी, अगर आप नॉर्मल इन्वेस्टमेंट करोगे किसी भी फंड के अंदर तो मोटा मोटी आपको जो रिटर्न मिलेगा वो मार्केट का रिटर्न मिलेगा। सपोज हमारा जो लास्ट 30 ईयर्स 25 ईयर्स का जो कंपाउंडिंग रिटर्न है वो 14% है। ठीक है, तो अगर आपको आपका रिटर्न 14% से बढ़ाना है, ठीक है, तो मेरे पास उसके लिए दो बातें हैं। पहला तो हमारे पास दो निवेशक हैं, एक जो SIP करते हैं और दूसरे वो जो लमसम करते हैं। ठीक है, जो SIP इन्वेस्टर है उसको एडवाइस ये है कि वो ये ना सोचे कि साल में मुझे 12 महीने की SIP करनी है, वो सोचे कि मुझे 15 मंथ की SIP करनी है या 14 मंथ्स की SIP करनी है। मतलब एक साल में 12 से बढ़ के 2 या 3 SIP करना भी एक अच्छा move है। ठीक है, तो वही पॉइंट में आ रहा था कि वो 3 जो SIP आप एक्स्ट्रा, मैं कब बोल रहा हूँ बात करने का। सी, प्रथम क्या है कि अगर आप देखो ना मार्केट का डेटा लास्ट 20 ईयर्स का, तो हर साल मार्केट जो है अपने टॉप से 10% डाउन होता है हर साल। राइट, तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे जब मार्केट डाउन है तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपका जो SIP है, जो एक्स्ट्रा 3 SIP मैंने आपको बोली है, वो SIP उस समय आप पुट करो अपने म्यूचुअल फंड के अंदर। ठीक है, तो जब मार्केट ऊपर से 10% डाउन है तो उस समय क्या होगा, आपके फंड की NAV डाउन हो जाएगी। और उस केस में जब आप एक्स्ट्रा SIP पुट करोगे उस समय पे तो आपको यूनिट्स ज़्यादा मिल जाएंगी। राइट, तो इसलिए मैंने बोला कि जब भी मार्केट डाउन होता है मोर देन 5% से 10% की रेंज में, तो अपना एक इंस्ट्रूमेंट आप डाल दो। जब मार्केट 12% डाउन होता है तो आप रिमेनिंग इंस्ट्रूमेंट भी आप डाल दो। ठीक है ना, सेम केस विथ लमसम इन्वेस्टमेंट ऑल्सो। जब आप लमसम इन्वेस्टमेंट कर रहे हो और जब मार्केट डाउन है तो उस समय पे आपके पास ड्राई पाउडर होना चाहिए। ड्राई पाउडर इन द सेंस कि आपके पास एक लिक्विड फंड में या आपके बैंक अकाउंट में पैसा है, वो आप तभी यूज़ करोगे जब मार्केट आपको अपॉर्चुनिटी देगा। राइट, तो जैसे ही मार्केट डाउन होता है 5% टू 10% टू 15%, आप उसको 3 हिस्सों में आप डिवाइड कर लो अपने अमाउंट को, और जब भी मार्केट 5, 10, 15 डाउन हो तो आप उसमें एक्स्ट्रा आप इन्वेस्टमेंट कर दो। तो 14% तो आपका नॉर्मल रिटर्न आएगा। बाय डूइंग दिस मे बी आप अपना रिटर्न जो है 3 to 4% इंक्रीज कर सकते हो। राइट, तो निफ्टी इज गिविंग यू 14%, और अगर आप ये हैक इस्तेमाल करते हो तो आपका रिटर्न 18%, 17% तक जा सकते हो। तो इफ़ अ पर्सन इज डिसिप्लिन और वो ये सब चीज़ें मॉनिटर करता है, राइट, तो वो 18% तक रिटर्न जो है वो अपना खींच सकता है, 14 से 18 तक जा सकता है। 18% तक, करेक्ट। पर इन सब चीज़ों को पकड़ने के लिए और इन सब चीज़ों को देखने के लिए मुझे ऐसा लगता है कि कुछ बिहेवियर पैटर्न होने चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए। तो इसका क्या इंपॉर्टेंस है मार्केट में? क्या ये मैटर करता है या फिर सी, आप बता देखिए, सकते हैं? मैं आपको बताता हूँ कि जब हम इन्वेस्टिंग की बात करते हैं ना, तो हम मैथ्स की बात नहीं करते, हम साइंस की बात नहीं करते, हम बिहेवियर की बात करते हैं। क्योंकि आपका जो रिटर्न है म्यूचुअल फंड्स का वो काफ़ी कुछ डिपेंड करता है आपके बिहेवियर पे। राइट, अगर मार्केट डाउन है और आपने पैनिक में आपने अपना शेयर्स या म्यूचुअल फंड सेल कर दिए, ठीक है, तो आपने लॉस बुक कर लिया। राइट, लेकिन अगर आप पैनिक में सेल नहीं करते हो और उस समय एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट करते हो, ठीक है, तो आपका जो बिहेवियर है ना वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है उस समय पे। राइट, कि आपके अगर पैसा है गिरे हुए मार्केट में डालने के लिए तो आप डालो, अगर नहीं है तो कुछ मत करो, पर डोंट सेल योर फंड। फंड सिर्फ तभी सेल किया जाता है जब आपको उसकी नीड है, या जिस ऑब्जेक्टिव के लिए या जिस गोल के लिए आपने इन्वेस्टमेंट किया था वो गोल आपके सामने आ गया है,
तो आप उस फंड को रिडीम करो, या नॉन परफॉर्मेंस है उसका काफ़ी लॉन्ग टर्म के लिए तो आप रिडीम करो। पैनिक में कभी भी हमको सेल नहीं करना चाहिए, राइट। तो हमारा जो बिहेवियर है ना वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे रिटर्न में। तो अगर आपका बिहेवियर अच्छा है तो डेफिनेटली आपका रिटर्न जो है वो मार्केट के रिटर्न से अच्छा हो जाएगा। तो मतलब एवरीबडी शुड बी डिसिप्लिन्ड विद इन्वेस्टिंग। करेक्ट। सी डिसिप्लिन इन द सेंस कि मार्केट, कई लोग हम देखते हैं कि डेटा आता है हमारे पास में कि जब मार्केट गिरता है ना तो जितने भी इन्वेस्टर हैं एसआईपी वाले वो अपनी एसआईपी रोक देते हैं, राइट। डायरेक्ट इन्वेस्टर तो बहुत ज़्यादा रोक देते हैं अपने एसआईपी, जबकि इस समय तो एसआईपी करना होता है जब मार्केट डाउन हो रहा होता है, ठीक है। तो आपने क्या किया, आपने डिसिप्लिन अप्रोच नहीं की और आप वहाँ से भटक गए अपने रास्ते से, ठीक है। मार्केट में व्हाट्सएप पर जो भी हो रहा है ना, आप अपने एसआईपी क्लोज नहीं करिए, खासकर जब मार्केट डाउन जा रहा है, राइट। जब मार्केट अप जा रहा है तब भी आपको अपनी एसआईपी क्लोज नहीं करनी है। क्यों? क्योंकि आप जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हो ना वो तो लॉन्ग टर्म के लिए कर रहे हो ना। सी मेजोरिटी ऑफ पीपल जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो या तो अपने किड्स की एजुकेशन के लिए कर रहे हैं या अपने रिटायरमेंट के लिए कर रहे हैं, राइट। तो आपका जो गोल है वो तो यहाँ से 10 20 15 साल दूर है यहाँ से, राइट। तो आपको मतलब क्यों करना है ये सब? तो अगर आप जितना डिसिप्लिन अप्रोच करोगे ना तो मार्केट लॉन्ग टर्म में सब कुछ कंपनसेट करके आपको रिटर्न बना के दे देगा। सर पर लॉन्ग टर्म में जब हम निवेश करते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि कंट्रोल। अब इस कंट्रोल को मैं कैसे हासिल करूं कि मैं, जैसा आप बोल रहे हैं कि हमें डाउन मार्केट में एसआईपी बंद नहीं करनी चाहिए, हमें फंड्स विड्रॉ नहीं करने चाहिए, Right. इस चीज़ को कंट्रोल करना एक रिटेल निवेशक के लिए, क्योंकि घबरा जाता है, वो मुश्किल है। सही तो वो सही। कैसे करें हम? हाँ, सी प्रथम, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन मस्ट से। देखो क्या है ना कि जब आप मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो समझो कि आप क्या कर रहे हो। आप जब म्यूचुअल फंड में निवेश करने का डिसीजन लेते हो ना तो आप इसको कंपेयर करते हो एफडी से, राइट। सी एफडी क्या करता है कि आपको एवरी ईयर 7% देता है, 7 to 8%, 6%, वॉट एवर, ठीक है। लेकिन जब आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हो तो रिटर्न तो आता है आपका 15%, ठीक है, लॉन्ग टर्म में, लेकिन वो एवरी ईयर नहीं आता, ठीक है। तो वॉलेटिलिटी जो होती है म्यूचुअल फंड में वो रहती है, मार्केट में वॉलेटिलिटी रहती है। ये आपको पता होना चाहिए पहले से कि एक साल आपको रिटर्न आएगा 15%, एक साल आएगा 20%, एक साल -10% भी आएगा, ठीक है। तो अगर अब हमारे कंट्रोल में क्या है एज अ इन्वेस्टर, मेरे हाथ में रिटर्न नहीं है, राइट। मार्केट कल क्या करेगा वो मुझे नहीं पता। मेरे हाथ में सिर्फ 2 फैक्टर हैं। पहला है टाइम, तो टाइम इज़ माई बिगेस्ट फैक्टर कि मैं कितना ज़्यादा लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट रह सकता हूँ, ठीक है। सेकेंड मेरे हाथ में है अमाउंट कि मैं कितना इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ, ठीक है। तो जब मार्केट गिरेगा तो मैं ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ या मैं लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टेड रह सकता हूँ। बाकी कोई भी कुछ चीज़ मेरे हाथ में नहीं है कि कल ट्रम्प क्या करेगा या फिर कल गवर्नमेंट क्या स्टेप लेने वाली है या हमारा देश किस जीडीपी पे ग्रो करेगा। मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। मेरे हाथ में सिर्फ 2 ही चीज़ें हैं। एक तो टाइम में कितना लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करता हूँ, दूसरा मेरे पास है कि मैं कितने अमाउंट उसमें एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ या ज़्यादा मैं कितना इनपुट दे सकता हूँ। क्योंकि जितना मैं इनपुट करूँगा, जितना मैं लॉन्ग टाइम के लिए इन्वेस्टेड रहूँगा, उतना लॉन्ग टाइम में मुझको पावर ऑफ कंपाउंडिंग का एडवांटेज मिलेगा। तो दिस 2 फैक्टर्स पे हमको फोकस करना चाहिए। सर कंट्रोल भी आ गया आदमी के पास, डिसिप्लिन भी आ गया आदमी के पास, उसने फंड्स भी सिलेक्ट कर लिए, पर फिर भी मार्केट बीट कर देता है। तो इज़ इट एवर पॉसिबल कि एक रिटेल निवेशक वो मार्केट को कभी टाइम कर सके? दिस इज़ वेरी गुड क्वेश्चन। सही, मार्केट को टाइम करना इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, लेकिन उसका काउंटर ये भी कि हम मिस जज भी ना करें मार्केट को ना। मिस टाइमिंग भी नहीं करनी चाहिए हमको। मिस टाइमिंग इन द सेंस कि अगर मार्केट में बहुत ज़्यादा किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर में बहुत ज़्यादा तेज़ी है, करेक्ट, तो उस समय हमें उस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल गोल्ड सिल्वर इस समय आपको दिख रहा है कि पूरी दुनिया उसमें इन्वेस्टमेंट कर रही है, राइट। तो अगर आप जो व्यक्ति ने 1 साल पहले इन्वेस्टमेंट किया है वो तो कमा लिया 60% इस साल, लेकिन जो आज इन्वेस्टमेंट कर रहा है वी आर नॉट श्योर कि नेक्स्ट ईयर वो 60% कमाएगा क्या, राइट। तो टाइमिंग करना इज़ अ वेरी डिफिकल्ट थिंग, आई एग्री विथ यू, बट मिस टाइमिंग करना भी इट इज़ नॉट कंपल्सरी कि मिस टाइम करें। वी शुड अवॉइड मिस टाइमिंग, राइट, मिस जज। तो जब मार्केट बहुत ज़्यादा यूफोरिया हो, मार्केट में हर कोई मार्केट के बारे में बात कर रहा हो, जैसे अगर आप देखो तो 2 साल पहले डिफेंस के बारे में बात कर रहे थे, एसएमई आईपीओ के बारे में बात कर रहे थे, राइट। तो जब कोई सेक्टर या कोई पर्टिकुलर थीम बहुत हॉट हो जाती है तो हमें उस समय पे उस पर्टिकुलर चीज़ में इन्वेस्टमेंट करने से बचना चाहिए, राइट। और जो
कैटेगरी या थीम नहीं चले हैं लास्ट 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर्स में 5 ईयर्स में, उन सेक्टर तरफ हमको ध्यान देना चाहिए, ठीक है। जैसे कि अगर आप देखो तो पिछले 1 साल में रियल्टी का इंडेक्स का जो रिटर्न है वो -25% है, राइट। एफएमसीजी इंडेक्स का रिटर्न -20% है, राइट। तो इन सब सेक्टर्स में आपको देख सकते हो कि यार इस सेक्टर्स में कौन सी अच्छी बड़ी कंपनियां हैं जो कि अच्छे कर रही हैं, उन तरफ आपको देखना चाहिए। तो मैं पॉइंट ये कि आप ज़रूरी नहीं कि आप टाइमिंग करो, पर आप मिस टाइमिंग मत करो। अच्छा करेक्ट सर, एज अ रिटेल इन्वेस्टर मुझे अपने फंड्स कहाँ पार्क करने चाहिए? मेरा लॉन्ग टर्म गोल है, जैसा आपने बोला कि आइदर हम बच्चों की पढ़ाई के लिए या फिर रिटायरमेंट के लिए या घर बनाने के लिए हम बड़ी इन्वेस्टमेंट्स करते हैं। करेक्ट। तो ऐसे में मेरा पैसा कम भी ना हो, तो ऐसे कौन से फंड्स हैं जहाँ पर एक रिटेल निवेशक को अपना पैसा पार्क करना चाहिए? ओके, दिस वेरी गुड क्वेश्चन प्रथम। आई थिंक देखो, पहली बात तो क्या होता है कि हम सबके गोल अलग अलग हैं, राइट। हम सबका रिस्क अलग अलग है, राइट। तो अगर आप अपने लिए एक अच्छा फंड नहीं चूज़ कर सकते हैं या आपको ये नहीं पता कि आप किस टाइप के इन्वेस्टर हैं, राइट, तो मल्टी एसेट एक ऐसा प्रोडक्ट है जो आपको मिक्स दे रहा है सब चीज़ों का। वो आपको इक्विटी दे रहा है, वो आपको डेट दे रहा है, वो आपको गोल्ड मेटल दे रहा है, सिल्वर दे रहा है, ठीक है, मिक्सड ऑफ ऑल द प्रोडक्ट। तो आई थिंक लॉन्ग टर्म में ये जो फंड है, इस टाइप की कैटेगरी के फंड अच्छा करेंगे, ठीक है। तो एक आम निवेशक जिसको कि ना 12-15% रिटर्न का उसका एक्सपेक्टेशन है और उसको रिस्क नहीं लेना है या बहुत ज़्यादा वॉलिटी फेस नहीं करनी है, ठीक है, तो उसके लिए 2 कैटेगरी है। एक तो जो मैं आपको बताया ये, दूसरा है हाइब्रिड फंड। से देखो क्या होता है ना कि जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इमोशन अपना काम करते हैं उसमें बीच में आके, ठीक है। इमोशन इन द सेंस कि जब मार्केट डाउन है तो मैं क्या करता हूँ, मार्केट को सेल करने के बारे में सोचता हूँ, जबकि मुझको उल्टा करना चाहिए कि मुझे और बाइंग करनी चाहिए। और जब मार्केट ऊपर जाता है तो मुझे फोमो होता है कि यार मेरा रिटर्न छूट ना जाए, तो मैं उस समय लमसम इन्वेस्टमेंट कर देता हूँ। इस प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन है, वो है हाइब्रिड फंड। हाइब्रिड फंड में क्या करता है फंड मैनेजर कि जब मार्केट महंगा है तो वो इक्विटी सेल करके डेट में शिफ्ट हो जाता है, और जब मार्केट सस्ता हो जाता है जैसे राइट नाउ है तो वो डेट सेल करके इक्विटी में शिफ्ट हो जाता है। तो ये जो हमारा बायस्ड है वो उसमें प्ले नहीं करता आपकी लॉन्ग टर्म जर्नी में। तो ऐसे निवेशक जो कि नए हैं, जिनको कि मतलब स्टडी नहीं कर सकते बहुत ज़्यादा, तो ये 2 कैटेगरी उनके लिए काफ़ी अच्छा इन्वेस्टमेंट हो सकती है। ऑलराइट, दैट सम्स इट अप फॉर टुडे। आज हमने बात करी इन्वेस्टिंग साइकोलॉजी की और उसकी इम्पोर्टेंस की। हमारे पास एक वेटरन थे, आज उन्होंने हमको बहुत बहुत सारे पॉइंट्स हमें बताए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू सो मच। थैंक यू।